हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं श्वेता और साइंस आपके लिए में आप सबका स्वागत है। मैं आपके लिए लेकर आई हूं यहाँ पे कंप्लीट साइंस प्लस पेडागॉजी, जो आपका सीटेट प्लस केवीएस टीजीटी साइंस कवर करेगा। तो आप लोग बिना देर किए हुए सबसे पहले हम सीटेट के सिलेबस को समझते हैं, उसके बाद मैं आपको केवीएस के भी सिलेबस के बारे में बताऊंगी जब मैं केवीएस की तैयारी करवाऊंगी। तो अभी फ़िलहाल मैं सीटेट के सिलेबस को देखती हूँ और बिना लेट किए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग को पता होगा कि सीटेट में साइंस प्लस पेडागॉजी आना है। साइंस का जो सिलेबस है वो मैं यहाँ डिस्कस करूँगी सबसे पहले, और उसके बाद मैं 1 बाय 1 चैप्टर करके आप लोगों को विथ PYQ वो भी करवाऊँगी। आप लोगों को सेशन में बने रहना है, आप लोग को मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ देखते हैं हम लोग की सिलेबस क्या है। व्हाट इज द सिलेबस ऑफ सीटेट साइंस। ज़्यादा कुछ है नहीं, बस हम यहाँ 11th टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और उसी में से क्वेश्चंस आने हैं। जैसे कि हर चैप्टर से मैंने बहुत बार रिवाइज किया है, देखा है कि कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो हर चैप्टर से दो तीन इस तरह से क्वेश्चन बन रहे हैं। मैं खुद सीटेट क्वालिफाई कर चुकी हूँ और इसलिए क्योंकि पहले आप लोग को पढ़ाऊँगी तो पहले खुद तो क्वालिफाई करना पड़ेगा, पहले खुद देखना पड़ेगा कि पेपर कैसा आ रहा है। तो पेपर बहुत ज़्यादा टफ नहीं है और मैं आपको स्ट्रैटेजी भी बताऊँगी कि किस तरह से आप लोग को पढ़ना है कि आप लोग का पेपर आराम से 110, 120 क्लियर हो जाएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। सिलेबस, साइंस के सिलेबस में जो है वो हमारा फूड है। फूड चैप्टर्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे, 6 में भी पढ़े होंगे, 7 में भी पढ़े होंगे। उसके बाद जो हमारा सेकेंड चैप्टर है वो मेटल एंड इट्स स्टेट है। जो थर्ड चैप्टर है वो मटेरियल ऑफ डेली यूजेस है। जो फोर्थ चैप्टर है वो लिविंग वर्ल्ड है। फिफ्थ चैप्टर जो है वो ह्यूमन फिजियोलॉजी है। सिक्स जो है वो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। सेवन्थ हमारा मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज है। एट्थ हमारा हाउ डू यू थिंग्स वर्क है। नाइन्थ हमारा नेचुरल फेनोमेना है। 10th हमारे स्टार्स एंड सोलर सिस्टम है और 11th हमारा नेचुरल रिसोर्सेस है। चलिए, जो लोग हिंदी मीडियम से हैं उनको भी मैं बता देती हूँ कि फूड जो है हमारा वो भोजन चैप्टर है। भोजन, मैटर एंड इट्स स्टेट, पदार्थ और उसकी अवस्था। पदार्थ और उसकी अवस्था। मटेरियल ऑफ डेली यूजेस, हम अपने दैनिक जीवन में किन किन चीजों का उपयोग करते हैं। द लिविंग वर्ल्ड, हमारा सजीव जगत। ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो मानव विज्ञान है वो हमारा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव। मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज, हमारे चारों ओर जो भी हो रहे हैं वो और उनके विचार। हाउ डू थिंग्स वर्क, कोई भी काम कैसे किया जाता है वो। नेचुरल फेनोमेना, प्राकृतिक घटनाएं। स्टार्स एंड सोलर सिस्टम्स, हमारे सौर मंडल्स और तारे। नेचुरल रिसोर्सेज, और हमारा जो है प्राकृतिक रिसोर्स जो है वो क्या क्या है। तो ये हम लोगों ने सिलेबस देखा है और मैं इसी में आपको सारा कवर करूँगी डे 1, डे 2, डे 3 करके। तो आज मैं लेके चलती हूँ फूड चैप्टर। थोड़ा सा फूड के बारे में जानते हैं, उसके बाद कल मैं उसको डिस्कस करूँगी। तो चलिए फूड स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग फूड पढ़ते हैं और फूड के बारे में क्या क्या पढ़ना है सबसे पहले हम वो देखते हैं। फूड पढ़ना है, इसके बाद पढ़ना है हमको कंपोनेंट ऑफ फूड। मैं आपको वही बताऊंगी जहां जहां से हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है न्यूट्रिएंट्स। फिर पढ़ना है न्यूट्रिएंट्स में जो भी न्यूट्रिएंट्स आता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन,
विटामिन्स, फैट्स, मिनरल्स। उसके बाद टॉपिक जो पढ़ना है वो हमारा बैलेंस डाइट है, और लास्ट में हमको पढ़ना है प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, कभी कभी तो दो क्वेश्चंस इसी से देते हैं। हाँ, यही पढ़ना है, आप देखिए। तो चलिए हम सिलेबस डिस्कस कर लिए, हमें क्या पढ़ना है वो हमें पता चल गया। तो अब हम फूड से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फूड होता क्या है। वैसे इससे क्वेश्चंस तो नहीं बनेंगे, बट फिर भी एक जनरली हम लोग को जानना चाहिए कि व्हाट इज़ फूड, फूड की क्या ज़रूरत है हमारी डेली लाइफ में, फूड क्यों हमारे लिए नेसेसरी है, क्यों आवश्यक है। तो जानते हैं, तो सिंपल सा डेफिनेशन है जो आप लोग चुटकियों में समझ जाएंगे। फूड, FOOD, फूड। फूड क्या होता है? फंक्शन। F का मतलब होता है फंक्शन। फंक्शन मतलब क्रिया, काम जो हम करते हैं उसी को तो काम कहते हैं, फंक्शन। और D फॉर डेवलपमेंट। D फॉर डेवलपमेंट यानी विकास। वृद्धि विकास होता है ना, तो वही विकास। तो क्या होता है कि फंक्शंस और डेवलपमेंट, वो सारी चीज जो हमारी बॉडी की फंक्शन और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं, दैट इज फूड, उसको फूड कहते हैं। तो हम एक सिंपल वे में डेफिनेशन जानेंगे कि, और वी कैन से ऑल दोज थिंग्स विच इज नेसेसरी फॉर आवर development and functions of and do functions of our body is called food। जो हमारे बॉडी के फंक्शंस और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होता है उसको फूड बोलते हैं। जैसे कि फंक्शंस में हम लोग चलते फिरते हैं, दौड़ते, गाते, बजाते, पढ़ाते, तो ये फंक्शंस हो गए, ये हम लोग काम कर रहे हैं। और डेवलपमेंट क्या हो गया कि हमारी हाइट का बढ़ना, हमारे बालों का कलर चेंज होना या बालों का बढ़ना, हमारी इंटेलिजेंसी, तो ये हो गया हमारा डेवलपमेंट। तो फूड क्या हो गया जो हमारे बॉडी के फंक्शंस और डेवलपमेंट के लिए आवश्यक होते हैं, दैट इज फूड। अंडरस्टैंड? हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाएंगे, कंपोनेंट ऑफ फूड। चलिए अब हम लोग जानेंगे कंपोनेंट ऑफ फूड, यानी फूड का कंपोनेंट क्या होता है, कि फूड में क्या मौजूद होता है, उसी बारे में जानेंगे। तो फूड में हमारा न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो प्रेजेंट होता है। क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स हमारा प्रेजेंस होता है। तो हमारे फूड का कंपोनेंट क्या हो गया? हमारा न्यूट्रिएंट्स हो गया। और न्यूट्रिएंट्स के अंदर क्या क्या होता है, हम किसी चीज को न्यूट्रिएंट्स कह सकते हैं। तो ओवरऑल थिंग्स विच इज प्रेजेंट इन फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। वो सारी चीज जो हमारे फूड में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे बॉडी के फंक्शंस और डेवलपमेंट को करने में हेल्पफुल होते हैं, उसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। वो सारी चीज जो हमारे खाने में मौजूद होते हैं और जो हमारे अंदर जाके हमें एनर्जी देते हैं, हमारी हाइट को बढ़ाते हैं, हमारे कॉम्प्लेक्शन को चेंज करते हैं, हमें इंटेलिजेंट बनाते हैं, हमें स्ट्रेंथ देते हैं, तो वो सब क्या हो गया? न्यूट्रिएंट्स हो गया। तो न्यूट्रिएंट्स का टाइप मतलब क्या क्या हो जाएगा? न्यूट्रिएंट्स में क्या क्या आ जाएगा? हमारा कार्बोहाइड्रेट आ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट क्या है? हमारा न्यूट्रिएंट्स है। कार्बोहाइड्रेट। फिर हमारा आ जाएगा प्रोटीन, हमारा आ जाएगा फैट्स, वसा, विटामिन्स, और हमारा क्या आ जाएगा? मिनरल्स। यानी इसको क्या बोलते हैं हिंदी में? खनिज।
तो चलिए कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करते हैं हम लोग। कार्बोहाइड्रेट्स क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स किस किस चीज़ का कंपाउंड है? कार्बोहाइड्रेट्स एक कंपाउंड है, तो हम लोग भी जानते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट है, यहाँ से आप इसको हाइड्रेट को अलग कर लीजिए। ये हो गया कार्बन, और ये हो गया हाइड्रेट्स। हाइड्रेट्स OH ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब इस हाइड्रेट्स को अलग करेंगे हम लोग। हाइड्रेट्स क्या होता है आपको पता हो जाएगा, OH मॉलिक्यूल है। अब इस हाइड्रेट्स को हम लोग अलग करें तो ऑक्सीजन मिलेगा हम लोगों को, और प्लस हाइड्रोजन मिलेगा। यहाँ से क्या मिला? कार्बन प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन। तो हम लोग कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट इज अ कंपाउंड ऑफ CONH, यानी कार्बन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। जनरल फॉर्मूला क्या होता है आप लोग को भी पता है, C12H22ONA। कार्बोहाइड्रेट्स का फॉर्मूला तो यही होता है। तो ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कार्बन और प्लस हाइड्रेट्स, यानी वाटर मॉलिक्यूल का हाइड्रेट्स। उसके बाद हमको अगर हाइड्रेट्स को हम लोग तोड़ेंगे तो हमारा कार्बन निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा और हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग समझेंगे कि उसके टाइप कितने हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग कितनी टाइप्स में क्लासिफाइड कर सकते हैं? तो इसको हम लोग 3 तरीके से, 3 टाइप्स में क्लासिफिकेशन, ठीक है। 3 तरीके से इसे क्लासिफाइड कर सकते हैं। पहला क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपका मोनोसैकेराइड्स। मोनोसैकेराइड्स, दूसरा हो जाएगा डाइसैकेराइड्स, तीसरा हो जाएगा पॉलीसैकेराइड्स, ठीक है। पहला हो गया मोनोसैकेराइड्स, दूसरा हो गया डाइसैकेराइड्स और तीसरा हो गया हमारा पॉलीसैकेराइड्स। अब ये मोनोसैकेराइड्स क्यों हुआ? क्योंकि इसमें मोनो मतलब 1, यानी 1 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इसको मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। इसमें 1 शुगर मॉलिक्यूल होगा, इसमें 2 से 2 to 9 शुगर मॉलिक्यूल, और पॉलीसैकेराइड्स में मेन शुगर मॉलिक्यूल। समझ में आया? मोनोसैकेराइड्स में 1 शुगर मॉलिक्यूल्स हो जाएगा, डाइसैकेराइड्स में 2 to 9, इसलिए कह रही है इसको डाइसैकेराइड्स में ही ओलिगोसैकेराइड्स को ही शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि ओलिगोसैकेराइड्स में 2 से ज्यादा होते हैं शुगर मॉलिक्यूल्स, डाइसैकेराइड्स में 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसलिए इसको ओलिगोसैकेराइड्स भी कहा जाता है। और पॉलीसैकेराइड जिसमें मेनी शुगर मॉलिक्यूल्स होता है, नोट डाउन कर लीजिए। अब चलिए हम लोग कार्बोहाइड्रेट टाइप के बारे में जाने, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड्स।
मोनोसेक्राइड्स, अब हम उसके एग्जांपल्स के बारे में जानेंगे। तो मोनोसेक्राइड्स का एग्जांपल है ग्लूकोज है। इसका जनरल फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है, CnH2NO। और उसी पे हम लोग उसी नंबर्स को बिठाते जाएंगे, जितना कार्बन आएगा उतना कार्बन, उससे दुगना हाइड्रोजन, इस तरह से बिठाते जाएंगे। डाइसेक्राइड है तो इसका एग्जांपल हो जाएगा हमारा SLM, भी याद रख सकते हैं आप, SLM, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज। और पॉलीसेक्राइड है तो उसका एग्जांपल हमारा क्या हो जाएगा, स्टार्च हो जाएगा, सेलुलोज हो जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन हो जाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन क्या बनता है, तो सबसे पहले तो टाइप से क्वेश्चन आ जाता है कि मोनोसेक्राइड्स किसका जो है टाइप्स है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स। उसके बाद जो हमारा मेन क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स इन द फॉर्म ऑफ, कहता है कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो प्लांट्स और एनिमल्स में किस फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में मौजूद होते हैं, स्टार्च में मौजूद होते हैं। हमारे प्लांट्स और एनिमल्स में जो स्टोर होते हैं वो किस रूप में स्टोर होते हैं, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होते हैं। अंडरस्टैंड, ये क्वेश्चन आता ही आता है सीटेट में। तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, मैं आगे तब तक पढ़ाऊंगी। देखिए आप अब चलिए हम आप लोग बताते हैं कि हमारे बॉडी में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कितना किलो कैलोरी जूल जो है एनर्जी जो है हमें प्रदान करता है। तो हमारे बॉडी में जो है वो 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स is 16.8 किलो जूल, और इसको कह सकते हैं हम $16.8 किलो कैलोरी। सॉरी 4 किलो कैलोरी। ठीक है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स जो है हमें कितना एनर्जी देता है, कितना किलो जूल, 16.8, और हमें कितना कैलोरी देता है, वो 4 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। अब दो चीज़ और जानेंगे। कार्बोहाइड्रेट्स से जो क्वेश्चंस निकलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स के अंतर्गत 2 प्रोसेस होता है हमारी बॉडी के अंदर, जिसका नाम है, एक का नाम है लिपोजेनेसिस और दूसरे का नाम है ग्लाइकोजेनेसिस। तो उन्हें समझते हैं हम लोग। पहले समझते हैं कि लिपोजेनेसिस होता क्या है। अब हम लोग लिपोजेनेसिस के बारे में जानते हैं कि सबसे पहले हमें ये समझ में आया कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कितना किलो जूल हमारे बॉडी को देगा, तो 16.8 किलो जूल देगा। और कितना किलो कैलोरी बोलेंगे तो उसे 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 किलो कैलोरी हमें देगा। अब सेकेंड पॉइंट्स की ओर चलते हैं। तो हमने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट का 2 प्रोसेस ऐसा है जिससे क्वेश्चंस बनते हैं। पहला है लिपोजेनेसिस, दूसरा है ग्लाइकोजेनेसिस। तो लिपोजेनेसिस क्या होता है, जिसमें लिपिड के यानी फैट्स के रूप में जो है कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी में स्टोर होता है। लेकिन ये स्टोर कब होता है, फैट के रूप में ये हमारे बॉडी में कब स्टोर होता है। तो जाहिर सी बात है, जब हम जरूरत से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट ले लेंगे
तो वो हमारे बॉडी में क्या होगा, जाके स्टोर होने लगेगा, बचने के बजाय वो क्या होगा, इकट्ठा होने लगेगा। अब मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि हम अपने घरों में सामान भरते हैं, मतलब रखते हैं अरेंज करके, तो जितने खाली खाली स्पेस होते हैं वहाँ हम सामान रख देते हैं तो हमारा घर अच्छा दिखता है। लेकिन जब हम जरूरत से ज्यादा सामान खरीद लेते हैं और उस एक ही कमरे में रखना है तो क्या होगा, उथल पुथल मचेगी, वो स्टोर करना मतलब स्टोर बन जाएगा, वो हमारा प्रॉपर वे में अरेंज नहीं रहेगा। तो वही हमारे बॉडी के साथ भी होता है। जब हम लोग जरूरत से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि चावल है, अब जो दिन रात चावल ही खा रहा है तो क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट से स्टोर हो रहा है, वो किस रूप में हो रहा है, फैट के रूप में हमारे बॉडी में स्टोर हो रहा है, फैट के रूप में स्टोर होता है। इस प्रोसेस को हम लोग लिपोजेनेसिस बोलते हैं। तो ज़्यादा जितनी ज़रूरत है हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट्स की, उससे अगर ज़्यादा लेते हैं और वो हमारे बॉडी में फैट के रूप में इकट्ठा होने लगता है तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लिपोजेनेसिस बोलते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को? अब हम लोग चलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस की ओर। चलिए, तो ग्लाइकोजेनेसिस हम लोग जानते हैं, सेम चीज है। लिपोजेनेसिस में लिपिड इकट्ठा होता था, ग्लाइकोजेनेसिस में क्या हो जाएगा, ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज इकट्ठा होगा शरीर में। ये कब होगा, जब हम डिजायर्ड क्वांटिटी से ज्यादा क्वांटिटी लेने लगे। तो वही चीज यहाँ कह रहा है कि एक्सेस ऑफ ग्लूकोज स्टोर्ड इन लीवर एंड मसल्स एज ग्लाइकोजन, दिस प्रोसेस इज नोन एज ग्लाइकोजेनेसिस। जब हमारे बॉडी में ग्लूकोज जो है वो लीवर और मसल्स में इकट्ठा होने लगते हैं तो ग्लाइकोजन के रूप में, तो उस प्रोसेस को हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस बोले। सिंपल वे में समझिए कि ग्लाइकोजेनेसिस ग्लाइकोजन का स्टोरेज ग्लूकोज के रूप में। समझ में आ गया? ये कब होगा, ये भी तभी होगा जैसे हम लोग कार्बोहाइड्रेट अधिक रहते हैं मात्रा में, शरीर में जाते जाते पचने का क्षमता खत्म हो गया तो वो स्टोर होना शुरू हो गया फैट के रूप में। जो भी चीज खाते हैं वो फैट के रूप में स्टोर होता है तो और उसको लिपोजेनेसिस का नाम दे दिया। उसी तरह से ग्लाइकोजन भी, जब हम लोग जरूरत से ज्यादा ग्लूकोज लेने लगेंगे तो क्या होगा, कहीं कहीं जगह खो जाएगा, लिवर और मसल्स में जाकर इकट्ठा हो जाएगा। डायबिटीज क्यों होता है, इसीलिए तो होता है। नोट डाउन कीजिए। हम लोग सोर्स के बारे में देखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स क्या क्या है। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कार्बोहाइड्रेट्स के क्या क्या सोर्स है। प्लांट्स तो वो सारी चीजें मिलती है, वो कार्बोहाइड्रेट के रूप में ही मिलती है। तो हम देखते हैं, राइस हो गया, व्हीट हो गया, जैगरी हो गया, ये सब हमारा कार्बोहाइड्रेट, पोटैटो हो गया, सारा ये सब कार्बोहाइड्रेट्स है। सोर्स क्या हो जाएगा, राइस, व्हीट, मेज, जैगरी, potatoes, sugar, bananas, mango, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है हमारा। ये सोर्स है कार्बोहाइड्रेट्स के। ऐसा नहीं समझिए कि मैंगो में कार्बोहाइड्रेट्स नहीं होता है, मैंगो में भी कार्बोहाइड्रेट्स होता है, बनाना में भी होता है। तो ये सोर्सेज हैं। अब आपको एक चीज़ और बता दें कि ये जो व्हीट है इसमें एक कंपोनेंट पाया जाता है, शायद आप लोग को पता हो या ना हो। व्हीट में एक कंपोनेंट पाया जाता है जिसका नाम है ग्लूटेन। ये एक कंपोनेंट है व्हीट का। व्हीट के अंदर एक तरह का, एक कहिए कि न्यूट्रिएंट्स भी कह सकते हैं, व्हीट के अंदर ये पाया जाता है कंपोनेंट्स। तो ये ग्लूटेन क्या करता है, हमारे बॉडी में एलर्जी करता है। अगर व्हीट में पाया जाता है, हम लोग उस व्हीट को खाते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे बॉडी में एलर्जी होता है।
इसलिए आप लोग देखते होंगे कि 6 मंथ का बेबी जब खाने लायक होता है तो उसे मना किया जाता है कि कोई भी वीट से बनी चीज़ें हमें नहीं देनी है। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि उस बच्चे में एलर्जी हो जाए, वोमिटिंग टेंडेंसी, नोजिया। बच्चा को अगर आप 6 मंथ का होगा, अगर आप उसे मतलब जाड़ में मतलब मिक्स करके भी आप उसे अगर देते हैं बीट से बनी कोई चीज़, तो वो वॉमिट कर देगा। ये नोटिस कीजिएगा। क्यों करता है? क्योंकि बीट में इस प्रकार की ग्लूटेन होती है मौजूद, जो हमारी बॉडी में एलर्जी लाती है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ऐसे पचाने की, डाइजेशन की क्षमता हमारे अंदर आती जाती है, तो हमारा एलर्जी जो होने वाला रहता है वो कम हो जाता है। अंडरस्टैंड? तो आप लोग को ये पता चल गया कि वीट में क्या पाया जाता है। ग्लूटेन नाम का एक कंपोनेंट पाया जाता है जो हमारी बॉडी में एलर्जी करता है। ओके, अभी आगे देखते हैं हम लोग। ये तो सोर्स हो गया। अब हम लोग ये देखते हैं कि हमारी बॉडी के लिए कितना कार्बोहाइड्रेट्स नेसेसिटी होता है। तो एक एडल्ट के लिए कार्बोहाइड्रेट्स की कितनी मात्रा क्वांटिटी चाहिए? 500 ग्राम। दिन रात में हमें इससे ज़्यादा क्वांटिटी नहीं लेनी है। लेकिन एक बच्चे के लिए, एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए इससे ज़्यादा होता है कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा। उसके शरीर में इनसे ज़्यादा जरूरत होती है। एक ग्रोइंग चाइल्ड के लिए कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा जरूरी है। अंडरस्टैंड? अब हम लोग उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। कुछ फ्रूट्स में कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, वो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। जैसे बनाना हो गया, मैंगोज हो गए, मेलन्स हो गए, तो इन सबों में कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है। अब हम आपको ये बता दें कि जो मेन कार्बोहाइड्रेट जो हमारे बॉडी में मौजूद होती है, किस रूप में मौजूद होती है? स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में, स्टार्च और शुगर के रूप में हमारे शरीर में मौजूद है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्लांट्स और एनिमल्स में कार्बोहाइड्रेट किस रूप, किस फॉर्म में मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है, तो आप लोग बता दीजिएगा। स्टार्च और शुगर के रूप में, या स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में, इस तरह से आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आप लोग को अभी हम पढ़ाए थे ग्लाइकोजेनेसिस, उसमें क्या होता है? ग्लाइकोजेन के रूप में ग्लूकोज स्टोर हो रहा है लिवर और मसल्स में। लिपोजेनेसिस में क्या होता है? फैट्स स्टोर होता है हमारे बॉडी में, लिपिड स्टोर हो रहा था। अंडरस्टैंड? चलिए अब लोग नेक्स्ट पॉइंट की चले कि कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे? फूड लेंगे। फूड, वो भी कैसा फूड लेंगे? मैश्ड फूड लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे बता दें टेस्ट ऑफ स्टार्च। इन फूड कैसे पता करेंगे कि इस फूड में स्टार्च है? तो सबसे पहले हम लोग मैश्ड फूड लेंगे। ठीक है, एक बाउल में मैश फूड लेंगे। ठीक है, अब इस बाउल में 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे, वो भी डाइल्यूट।
बेस्ट फूड लेंगे और उसमें 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन लेंगे। कितना ड्रॉप लेंगे? 2 to 3 ड्रॉप्स इस फूड में। अब जैसे ही इस फूड में ये जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा? ब्लू ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, ये फूड हमारा कैसा हो जाएगा? ब्लू ब्लैक, पर्पल कह सकते हैं। ये ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। जब ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा तो हमें समझ आ जाएगा हमारे फूड में क्या है। हमारे फूड में स्टार्च प्रेजेंस है। आप घर में भी कर सकते हैं। आप पोटैटो को काट लीजिए और पोटैटो के ऊपर जो है 2 से 3 ड्रॉप आयोडीन सॉल्यूशन डाल दीजिए। अब देखिए पोटैटो का कलर जो है वो गहरे नीले रंग का हो जाएगा, काला। तो इस तरह से हम अपने फूड में जो है स्टार्च का पता कर सकते हैं। तो आज हमारा कार्बोहाइड्रेट्स फिनिश हो गया है। अब कल डे 2 में हम अपने फूड का प्रोटीन करेंगे, प्रोटीन और फैट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच मेरे वीडियो को देखने के लिए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी बहुत सारी मैं क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ, ताकि आप लोगों को पता चल पाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस जो है वो सीटेड बनाता है, किस तरह का क्वेश्चंस जो है वो केवीएस बनाता है। मैं केवीएस का क्वेश्चंस लेके आऊंगी और मैं आप लोगों को एक आइडिया दे दूंगी। आप लोग चैप्टर में अगर बने रहेंगे, कंटिन्यूटी रखेंगे, तो यकीन मानिए कि आपका जो है 100% सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चंस। मैंने ये करके देखा है। मैं प्रीवियस ईयर उठाती थी और प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन कर डालती थी। उससे कुछ भी बाहर नहीं रहता है। थोड़ा बहुत बाहर तो अब सीटेड वाले हैं तो करेंगे ही, बट कुछ भी बाहर नहीं आता। 100% क्वेश्चन आपको समझ में। अगर जैसे मान लीजिए कि आज क्वेश्चन पूछा है कार्बोहाइड्रेट्स की, कार्बोहाइड्रेट्स जो है किस फॉर्म में प्लांट्स और एनिमल्स में मौजूद होते हैं, तो क्या पूछ देगा कि स्टार्च जो होता है वो कहाँ कहाँ, मतलब किस जहाँ पे मौजूद होता है, हमारा किस किस चीज़ में मौजूद होता है, और प्लांट्स और एनिमल्स में किसका ये फॉर्मेशन होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है, तो ये पूछ देगा आपको। तो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।